थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप लोग बेसिक्स को अच्छे से कवर कर चुके हो। बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा और पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट पढ़े, जहां पर आप लोगों ने अल्फा, बीटा और गामा की बात की। उसके बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को पढ़ा और विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन प्रूव करना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी के अंदर आप लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी को पढ़ा और साथ ही साथ आप लोगों ने Cp - Cv के कुछ रिलेशंस को भी याद किया। उसके बाद आप लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। दोनों ही केसेस के अंदर आप लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा, चाहे आपका प्रोसेस एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो या फिर आइसोकोरिक हो। वर्क डन निकालने के बाद आप लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोगों ने कार्नोट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, जिसके अंदर आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी देखा। उसके बाद हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालना सीख रहे थे। सबसे पहले आप लोगों ने एंट्रोपी चेंज निकालना सीखा, जो आपके पास 4 प्रोसेसेस थे: रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन और इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आप लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को निकालना सीखा, चाहे आपकी सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग हो या फिर आपकी सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग हो। उसके बाद हम लोग आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज के केस के अंदर एंट्रोपी चेंज को निकालना सीख चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी नॉन आइडियल मिक्सिंग हो रही हो आइडियल गैसेस की, तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हो। और साथ ही साथ हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस के केस के अंदर डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग निकालना सीख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर किए थे। आप लोगों ने फॉर्मूला भी याद कर लिया डेल्टा एस मिक्सिंग का और डेल्टा जी मिक्सिंग का। तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, उन स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं क्या वो स्टेटमेंट है। और साथ साथ कुछ ग्राफिक के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कैसा ग्राफ बनता है डेल्टा एस मिक्सिंग का, कैसा ग्राफ बनता है आपका डेल्टा जी मिक्सिंग का, क्या उसकी शेप होती है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए। तो पहले तो हम उनकी बातें करेंगे और साथ ही हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपके पास मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, शो दैट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस इज मैक्सिमम व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ गैसेस आर इक्वल, दैट इज x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1/2। अभी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, प्रूफ आप इसको खुद करोगे। मैं बस आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन लिखा क्या हुआ है पहले उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बाइनरी मिक्सचर के लिए, इसका मतलब कि आपके पास 2 गैसेज हैं। मान लीजिए आपके पास गैस ए है और आपके पास गैस बी है। मैंने लिखा है कि आपकी एंट्रोपी ऑफ गैस तभी आपकी मैक्सिमम होगी इनके मिक्सिंग की, जब आपकी दोनों गैसेज का मोल फ्रैक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। दैट मीन्स आपका x1 इक्वल टू x2 होगा। और आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास 2 गैसेज हैं तो एक का मोल फ्रैक्शन x1 होगा, एक का मोल फ्रैक्शन x2 होगा। और आपको ये भी पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास। अगर आपके पास 2 गैसेज हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके पास 3 गैसेज हैं तो उन तीनों गैसेस के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर आपके पास 4 गैसेस है तो उन चारों गैसेस के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। आप कह रहे हो कि आपके पास x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है, 1 है। और आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि जब इनके मोल फ्रैक्शन सेम होने वाले हैं तभी आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो अगर आपका x1 इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि ये दोनों x के बराबर है, तो 2x इक्वल टू 1 हो गया, तो x क्या हो गया आपके पास, 1/2 हो गया। इसका मतलब आपका x1 भी 1/2 के बराबर और आपका x2 भी क्या है, 1/2 के बराबर है। तो इस स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद रखना है। एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आपको अभी के लिए स्टेटमेंट को एज इट इज याद रखना है और घर पे बैठ के इसको प्रूव करके देखिए कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हो। प्रूव कैसे करते हो आप लोग, देखिए आपको पता है किसी भी चीज़ को आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूव करना है तो आपको पहले डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा और जिस वैल्यू के ऊपर वो आपका 0 हो रहा है उस वैल्यू के ऊपर या तो वो आपका फंक्शन मैक्सिमम रहने वाला है या फिर आपका फंक्शन
क्वेश्चन मिनिमम रहने वाला है। अब मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसके लिए आप लोग लेते हो सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर आपके पास पॉजिटिव है तो वो मिनिमम वैल्यू है, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आप लोग कहीं भी सेकंड डेरिवेटिव चेक नहीं करते, आपका जो डेल्टा एस मिक्सिंग है वो हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम ही रहेगा। वो मैक्सिमम क्यों रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि डेल्टा एक्स जो मिक्सिंग है आपके पास वो पॉजिटिव, आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसे करते हो। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट को याद करते हैं। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि बाइनरी जो मिक्सर है आपके पास वो मैक्सिमम होने वाला है जब आपका मोल फ्रैक्शन क्या हो, तो सभी केसेस का सेम हो। बाइनरी केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। लेकिन अगर आपका जो मिक्सचर है वो टर्नरी मिक्सचर हुआ, यानी कि आपके पास 3 गैसेस हैं, यानी कि आपके पास A गैस है, B गैस है, C गैस है, तो आपके पास 3 गैसेस हैं, तीनों का मोल फ्रैक्शन आपने क्या ले लिया, x1 ले लिया, x2 ले लिया और आप x3 ले लिया। और आप कह रहे हो कि जब इनका मोल फ्रैक्शन इक्वल होने वाला है तभी आपका डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम होगा। ये इक्वल होने वाला मतलब क्या, आपकी इन तीनों की वैल्यू आपको 1/3 लेनी पड़ेगी। आपने कैसे निकाली, आपको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होने वाला है, आपका 1 होने वाला है। अगर ये तीनों की तीनों इक्वल है इसका मतलब क्या, 3x इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया आपके पास, 1/3 निकल कर आ गया। तो जब 2 गैसेस थी तो आपका x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1/2 आया। 3 गैसेस थी, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 1/3 आया। 4 गैसेस होंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू क्या, 1/4 आया। तो जनरल एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं। जनरल में क्या होगा, अगर आपके पास n गैसेस हैं तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग तभी मैक्सिमम होगा जब उन सभी गैसेस का मोल फ्रैक्शंस क्या रहे, सेम रहे। और किसके बराबर होना चाहिए, वो 1/n के बराबर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको एज सच याद होनी चाहिए। इसके ऊपर से क्वेश्चन आए हुए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। इस स्टेटमेंट को प्रूव आपको खुद कर देखना है। प्रूव आप कैसे करोगे, आपको डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला पता है। क्या पता है आपको पता है डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होता है, -r समेशन ऑफ xi ln xi, या फिर आप बोल सकते हो ni ln xi। उससे फर्क नहीं पड़ता, एक मोलर एंट्रोपी मिक्सिंग है और एक टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है। अब आपको पता है कि जो आपका मिक्सचर है वो कैसा मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है। तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा एस मिक्सिंग हो गया -r n1 ln x1 प्लस n2 ln x2। अब केमिस्ट्री के अंदर आप लोग कहीं पर भी सेकंड डेरिवेटिव चेक नहीं करते, आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही मैथमेटिक्स करते हो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा उसके ऊपर आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप मैक्सिमम के लिए कंसीडर कर सकते हो। आपको चेक कैसे करना है, आपको पहला डेरिवेटिव लेना हो किसका, डेल्टा एस मिक्सिंग का आपको पहला डेरिवेटिव लेना है। आपको x के रिस्पेक्ट में यानी कि मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव कर लेना है और आपको इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। तो जब आप इसका पहला डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आप इक्वल टू 0 रखो। वहाँ से आप लोग x1 और x2 के बीच में जो रिलेशन आएगा उसको निकाल कर देखिए, आपके पास रिलेशन निकल कर आने वाला है x1 इक्वल टू x2। और जब आप इस x1 इक्वल टू x2 को पुट करने वाले हो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 के अंदर, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2x1 क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो x1 क्या हो गया आपका, 1/2 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। प्रूव कर देखिए कैसे आप प्रूव कर सकते हो। मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, प्रूव करना आपको आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि जब भी आप लोग n गैसेस को आइडियली मिक्स करते हो तो डेल्टा एस मिक्सिंग आपकी तभी मैक्सिमम होगी जब उन सभी गैसेस का मोल फ्रैक्शन सेम होगा। इसका मतलब क्या, उन सभी गैसेस का मोल फ्रैक्शन 1/n के बराबर होगा, तभी आपका डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम होगा। अब एक बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो आपका होता है -r समेशन ऑफ ni ln xi। अब ये जो xi है ये आपके पास हमेशा फ्रैक्शंस के अंदर होता है, तो ln xi आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाहर आपका एक नेगेटिव पहले से ही था, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया। तो जब आपका xi सारे xi बराबर होंगे, हर एक गैसेस का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा, तो उस टाइम पे आपका डेल एस मिक्सिंग क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन उसी मोल फ्रैक्शन के ऊपर आपका जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो मिनिमम वैल्यू देगा। वो मिनिमम वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू है वो नेगेटिव निकलेगी। ln xi क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाकी यहाँ पर सब चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जिस वैल्यू के ऊपर आपका डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम वैल्यू देता है उसी वैल्यू के ऊपर, उसी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के ऊपर आपका डेल्टा जी मिक्सिंग क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ये आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर
डेल्टा एस मिक्सिंग इज मैक्सिमम। अब आपको मिक्सचर दे दिया गया है 78 ग्राम बेंजीन, 82 ग्राम टोलिन, 82 ग्राम टोलिन, 92 ग्राम बेंजीन, 92 ग्राम टोलिन, 78 ग्राम बेंजीन, 92 ग्राम बेंजीन और 78 ग्राम टोलिन। ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको चूज़ करना है कि जब मैं इनको मिलाऊंगा, इनकी गैसियस फॉर्म को मैं जब मिलाऊंगा तो किस केस में आपका डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो मैक्सिमम होगा। तो आपको ये पता है कि आपका डेल्टा एस मिक्सिंग तब मैक्सिमम होगा जब इनका मोल फ्रैक्शन क्या हो, सेम हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बेंजीन का मास कितना है, बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6 होता है। आपको टोलिन का भी स्ट्रक्चर पता है, टोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर आपका एक CH3 होता है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे, ग्राम आपको गिवन है तो आप इनके मोल्स निकाल लोगे, फिर वहाँ से आप क्या निकाल कर देखोगे, इनके मोल फ्रैक्शन निकाल कर देखोगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए कि किस चारों ऑप्शन के अंदर से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, किस केस के अंदर आपका डेल्टा एस मिक्सिंग ज़्यादा होगा। मैंने आपको आंसर वैसे ही बता दिया किस तरीके से आपको करना है जिस केस के अंदर आपके टोलिन का और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन सेम हुआ मिक्सचर के अंदर, उस केस के अंदर आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डेल्टा जी मिक्सिंग इज मिनिमम। तो दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है, आपको ये चेक करना है कि किस केस के अंदर आपका मोल फ्रैक्शन गैसेस का क्या है, सेम है। आपको बस वही चेक करना है, जिसमें सेम आ गया उसके अंदर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, वो डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम रहेगा, डेल्टा जी मिक्सिंग आपका मिनिमम रहेगा। प्रूव कर देखिए, प्रूव नहीं होता तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो अभी तक हम लोगों ने एंट्रोपी के अंदर क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के अंदर क्या क्या देखा था। हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के अंदर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग देखी, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग देखी और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग देखी, जिस केस के अंदर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हो रहा था। इन तीनों ही केसेस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला देखा, एक फॉर्मूले को हमने याद किया। पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, फाइनल टेम्परेचर निकाल रहे थे। फाइनल टेम्परेचर की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते थे, एंट्रोपी चेंज निकाल सकते थे। फाइनल टेम्परेचर का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, NHCpHTH प्लस NCCpCTC डिवाइडेड बाय NHCpH प्लस NCCpC। यहाँ से आप TF को निकालोगे। TF की यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन हो सकती है, आपके पास सब्सटेंस अलग अलग हो, अगर आपके पास अमाउंट अलग अलग हो तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सब्सटेंस सेम हो, अमाउंट अलग अलग हो तो आपका CpH और CpC सेम हो जाएगा। तो ऊपर नीचे से आप इनको काट सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेना किस तरीके की आपको सिचुएशन दी गई है। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जहाँ पर आपके पास सब्सटेंस भी अलग है और आपके पास अमाउंट भी अलग है। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, TF को निकालोगे। TF को निकालने के बाद आप हॉट बॉडी की एंट्रोपी चेंज निकालिए और कोल्ड बॉडी की एंट्रोपी चेंज निकालिए, जिनके फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला था उसके बाद आपके पास हॉट बॉडी के लिए NCpH ln TF by TH। आपका कोल्ड बॉडी के लिए क्या था, NCCpC ln TF by TC। यहाँ से आप लोग हॉट बॉडी की एंट्रोपी निकाल सकते हो चेंज, आप लोग कोल्ड बॉडी का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। टोटल अगर आपसे पूछे तो आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद हमने एक केस पढ़ा जहाँ पर आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग था और उस केस के अंदर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट हो रहा था। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या पढ़ा था, आइस इन वाटर, और यही एग्जांपल वो आपसे पेपर के अंदर पूछता है। आपको इस केस के अंदर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो आपने एक इक्वेशन लिखी थी, किसकी हेल्प से लिखी थी आपने इक्वेशन, आपने यूज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। जितनी हीट आपकी हॉट बॉडी दे रही है उतनी हीट आपकी कोल्ड बॉडी लेगी। तो आपने यहाँ से लिखा था कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी हॉट बॉडी दे रही है, यानी कि आपका गर्म पानी दे रहा है। सबसे पहले आपकी आइस क्या होगी, आपकी आइस पानी के अंदर कन्वर्ट होगी, उसके बाद जो कन्वर्ट हुआ है वो आपका फाइनल टेम्परेचर तक जाएगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग फाइनल टेम्परेचर को निकालते हो और उसके बाद आप लोग एंट्रोपी चेंज हॉट बॉडी के निकाल लोगे, NHCpH ln TF by TH का फॉर्मूला यूज करके। और एंट्रोपी चेंज ऐसे कैसे निकालोगे, पहले आपकी आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये आपका है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस के अंदर आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हेल्प से आप dQ by T लगाते हो। आपके पास हीट कितनी ली है, डेल्टा एच फॉर्मेशन की, डेल्टा एच फ्रीजिंग की जो हीट होती है आपने वो ली है, उसको मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने जो अमाउंट लिया वो उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास एंट्रोपी चेंज है जब आपकी आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई है, फेज ट्रांसफर हुआ है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद ये जो आपके एंट्रोपी चेंज है, इस केस के अंदर आपका जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अभी भी कन्वर्ट होकर आया है वो फाइनल टेम्परेचर जाएगा। उस केस के लिए आपकी ये वाली क्या है, एंट्रोपी चेंज है। इन सभी चीज़ों की बात कर चुके, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ कितनी चीज़ें आप लोग अभी तक एंट्रोपी मिक्सिंग के अंदर पढ़ चुके हो। उसके बाद हमारे पास गैसेस आई थी, तो गैसेस के अंदर हम लोगों ने देखा था एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या था, डेल्टा एस मिक्सिंग आपके पास -R समेशन ऑफ Ni ln xi था। उसके बाद आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग भी देखा था, वो आपके पास क्या था, RT समेशन ऑफ Ni ln xi था। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग पढ़ चुके हो।
आज क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपकी नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस के केस के अंदर आप किस तरीके से डेल्टा एस मिक्सिंग को कैलकुलेट करते हो। अब मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी आइडियल मिक्सिंग के लिए। मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग है वो आपका क्या होता है, वो आपका जीरो होता है। डेल्टा यू मिक्सिंग है वो आपका क्या होता है, वो आपका जीरो होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब आप गैस को मिक्स कर रहे हैं तो वो गैस आपकी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने कंडीशंस देखा था कि आखिर आइडियल मिक्सिंग क्या होती है। तो नॉन आइडियल मिक्सिंग क्या होगी, इनमें से कोई भी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो वो मिक्सिंग आपके पास होने वाली है आइडियल मिक्सिंग। मान लीजिए कि आपके पास दो गैसेज हैं, ए गैस है और आपके पास क्या है, बी गैस है। आपने इसका 2 लीटर लिया और आपने इसका 3 लीटर लिया, आपने इसको मिक्स कर दिया और आपके पास एक मिक्सचर बन गया जिसका वॉल्यूम क्या है, 4 लीटर आपका वॉल्यूम है। इसका मतलब जितना आपने इनिशियली वॉल्यूम लिया है 2 + 3 5 लीटर जो आपने इनिशियली लिया है, आपके पास फाइनली क्या है, उससे कम वॉल्यूम है या फिर उससे ज़्यादा वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन आपका सेम नहीं है। 5 लीटर से 5 लीटर आपका नहीं बना, तो ये कंडीशन क्या है, आपका डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। तो कोई भी कंडीशन अगर डिससेटिस्फाई हो गई तो आपकी मिक्सिंग आइडियल से नॉन आइडियल के अंदर चली गई। अब आपको इस केस के अंदर क्या निकालना है, डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है। तो जैसे ही आपके पास नॉन आइडियल मिक्सिंग आएगी वैसे ही आपके जो पहले के फॉर्मूले थे एंट्रोपी चेंज के, जो आपने पढ़े थे रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके फिर से क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और आप उन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से एंट्रोपी चेंज निकाल लोगे हर एक गैस के लिए इंडिविजुअली। ए और बी गैस को मिलाओगे, फाइनल कुछ बनने आया तो आप इसके लिए निकालोगे एंट्रोपी चेंज और आप बी के लिए भी एंट्रोपी चेंज निकालोगे। बाद में अगर लोगे दोनों को ऐड कर दोगे अगर आपको फाइनल पूछा गया है तो। नॉन आइडियल मिक्सिंग के ऊपर से क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया है जहां से उसने आपसे डेल्टा एस मिक्सिंग पूछी है, डेल्टा जी मिक्सिंग अभी तक आपसे नहीं पूछी है। तो देख लेते हैं किस तरीके से आप लोग इससे ऊपर से क्वेश्चन को करते हो। तो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, केस ऑफ नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस जनरली emerges when any of the specific condition corresponding to ideal mixing of ideal gas breaks down। मैंने जितनी भी आपको कंडीशन बताई थी, आपके पास प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल होने वाला है, प्रोसेस आपके पास आइसोबारिक होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी कंडीशन उसने वहाँ पर ब्रेक की तो आपकी मिक्सिंग कैसी हो जाएगी, नॉन आइडियल मिक्सिंग हो जाएगी। तो उस केस के अंदर आप लोग डेल्टा एस के जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन केसेस के अंदर, आप उन फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हो। सो इन दिस केस वी यूज़ जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज इन टर्म ऑफ पीवीटी, जो आप लोग पढ़ चुके हो। ये आपके पास फॉर्मूलेज लिखे गए हैं। ये आपके पास है टी और वी की टर्म में, ये आपके पास किस में है, पी और टी की टर्म में है, और ये आपके पास किस में है, पी और वी की टर्म में है। इन फॉर्मूले को मैं आपको याद भी करा चुका हूँ एंड आई होप कि आपको ये फॉर्मूलेज याद हो रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर्मूलेज जो है दिमाग में याद भी हो रहे होंगे, साथ साथ आपको समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हो, कैसे हम लोग उसको याद कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को टी और वी के टर्म्स के अंदर एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको T2/T1 लिख दीजिए। ln T2/T1 आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अब T के साथ क्या है, V है, तो आपको क्या करना है, NCV से मल्टीप्लाई करना है, NCV से हम मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने NCV से मल्टीप्लाई किया, अगर आपके पास CV है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस का NR लगाना है। N आप लेके चलो, मैंने जो आपको याद कराया था वहाँ पर मैं आपको 1 मोल के लिए याद करा रहा था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का NR करना है। अब यहाँ पर T2/T1 तो यहाँ पर क्या आ गया, V2/V1 हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे P और T की टर्म में वो पूछता है, अगर आपसे वो P और T की टर्म में पूछता है तो आपको डेल्टा एस के अंदर सबसे पहले क्या करना है, ln T2/T1 तो लिख देना है। अब T के साथ आपका P दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लिखोगे Cp, N मोल है तो N लगा दोगे। यहाँ पर Cp है तो आपको लगाना है सामने माइनस का R, N मोल के लिए आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर भी R लगा दोगे। तो यहाँ पर बस क्या गया आपके पास, P वाली टर्म बच गई तो ln P2/P1। इस तरीके से आपको एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूलेज को याद करना है। कौन कौन से फॉर्मूले आपको कब अप्लाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, किस केस के अंदर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास ये तीनों फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखी हुई है कब आप लोगों को वो यूज़ करना है। मान लीजिए आपके पास कोई दो गैस है, ए गैस है, बी गैस है, वॉल्यूम 2 लीटर है, वॉल्यूम 3 लीटर है, बनकर कितने में चली गई, वो 4 लीटर के अंदर बनकर चली गई। टीपी आपका टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर आपका यहाँ पर भी सेम है, लेकिन आपकी एक कंडीशन मिस हो रही है। कौन सी वाली, डेल्टा वी मिक्सिंग आपकी यहाँ पर 0 नहीं है। 2 + 3 आपके पास 5 लीटर होता है, तो 5 लीटर से 5 लीटर वॉल्यूम बनना चाहिए था। मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, 4 लीटर हो गया। इसका मतलब ये केस आपके पास किसका है, नॉन आइडियल मिक्सिंग का है। अगर नॉन आइडियल मिक्सिंग का केस है तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, आप यूज़ करने वाले हो अपने एंट्रोपी के फॉर्मूले जो आपने अभी तक
पढ़े हैं। तो आपने एंट्रोपी के फॉर्मूले क्या पढ़ा है, आपके पास ये रहा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इस केस के अंदर आपका टेम्परेचर कंडीशन हो गया है सेम है, आइसोथर्मल आपका प्रोसेस है, तो आप इसको काट सकते हो। इस वाले पार्ट को आपने काट दिया, बच क्या गया आपके पास, ये वाला बच गया NRln V2/V1, ये आपके पास बच गया। तो आप इस केस के लिए लगा दीजिए फॉर्मूले को NRln V2/V1, इस केस के लिए लगा दीजिए NRln V2/V1। तो आप A गैस के लिए ऐसे निकाल सकते हो, B गैस के लिए ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको टोटल निकालना तो डेल्टा S क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा S A प्लस में डेल्टा S B। लेकिन इन फॉर्मूलेस को आप तब अप्लाई नहीं कर सकते जब आपके पास मिक्सिंग कैसी हो, आइडियल मिक्सिंग हो। जब आपके पास मिक्सिंग आइडियल मिक्सिंग होगी तो उस केस के अंदर आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं आपको वही याद करने हैं। डेल्टा S मिक्सिंग इक्वल टू माइनस का R समेशन ऑफ NI ln XI, डेल्टा G मिक्सिंग इक्वल टू प्लस RT समेशन ऑफ NI ln XI। उस केस के अंदर आपको वही फॉर्मूले पढ़ने हैं। अगर आपके पास मिक्सिंग नॉन आइडियल मिक्सिंग आ गई है तो अब आप लोग इन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अलग अलग इंडिविजुअली आप लोग डेल्टा S निकालिए हर एक गैसेस के लिए, बाद में आप उन लोग क्या कर लीजिए, सिंपली ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूं तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग मिक्सिंग। मिक्सिंग आपको इस तरीके से दे रखी होगी, आपके पास दो गैसेज है, N2 है, O2 है और आपके पास N2 है। कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई है। O2 का वॉल्यूम कितना है आपके पास यहाँ पर 33.6 लीटर आपके पास यहाँ पर है, 22.4 लीटर आपके पास N2 है। आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपका जो वॉल्यूम बना 44.8 लीटर आपका वॉल्यूम बन गया। टेम्परेचर कंडीशन आपकी 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और आपकी यहाँ पर भी क्या है 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर आपकी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। तो टेम्परेचर आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर आपका सेम है, वहाँ पर भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर कहीं भी ये नहीं गिवन है कि आपका N2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो अभी तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आइडियल वाली। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पर देखोगे तो 33.6 और 22.4 अगर आप इसको मिलाते हो तो आपके पास बनना चाहिए क्या, आपके पास आनी चाहिए गैसेस के अंदर 56 लीटर वॉल्यूम आपके पास फाइनली होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है 44.8 लीटर है। इसका मतलब आपका डेल्टा V मिक्सिंग, आपका डेल्टा V मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन ब्रेक होती है तो इसका मतलब आपकी मिक्सिंग कैसी है, नॉन आइडियल मिक्सिंग है। उस केस के अंदर आप कैसे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, जो आपने फॉर्मूले पहले पढ़े थे रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर। तो फॉर्मूला आपके पास ये रहा, आप यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लीजिए 2.303 NCV log T2/T1 प्लस 2.303 RN log V2/V1। ये आपने फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दिया। आपको पता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इग्नोर आप इसे कर दोगे। तो बच क्या गया आपके पास, ये वाला पार्ट आपके पास बच गया। तो आपको हर एक गैसेस के लिए अलग अलग डेल्टा S निकालना है। तो डेल्टा SO2 क्या हो जाएगा 2.303 N of O2 R log of V2/V1। अब इस केसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप मोल्स को मत छोड़िए। एंट्रोपी चेंज के जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अंदर आप लोग जनरली क्या कर रहे थे, N को लेकर नहीं चल रहे थे, 1 मोल के हिसाब से आपने फॉर्मूले को याद कर लिया था। लेकिन अगर उसने आपको केस दिया है नॉन आइडियल मिक्सिंग का तो वो आपको मोल के अंदर ही घुमा सकता है। तो मोल को बिल्कुल भी छोड़कर मत चलिए। और मोल्स उसने डायरेक्टली आपको दिए भी नहीं है, लेकिन आपको उसने क्या दिया है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कंडीशन दे दी गई है। और आपको ये तो पता है कि मिक्सिंग तो नॉन आइडियल है लेकिन है ये आइडियल गैसेस की। तो इसका मतलब क्या, PV इजकल टू NRT यहाँ पर भी वैलिड है। तो PV इजकल टू NRT यहाँ पर लगाइए, यहाँ से मोल ऑफ ऑक्सीजन को निकालिए, PV इजकल टू NRT यहाँ पर निकालिए, यहाँ से मोल ऑफ N2 को निकालिए। उसके बाद आप लोग इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। आपके पास डेल्टा SO2 क्या हो जाएगा 2.303 NO4 R log V2/V1। V फाइनल क्या है आपके पास 44.8, इनिशियल क्या है 33.6। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, अपने आंसर को निकाल लीजिए। डेल्टा SO2 आप निकाल लोगे, डेल्टा S N2 को भी आप निकाल लोगे। कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर नहीं की हुई है, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेशन कीजिए, अपने आंसर को निकालिए और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स को ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे ये तो पता चले कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी हो गई है नॉन आइडियल मिक्सिंग। उसके तो एक छोटा सा टॉपिक बच गया आपका इस टॉपिक के अंदर से, जो कि है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग। किस तरीके से आप लोग ग्राफ को बना सकते हो डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग का। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा,
जिसका फंक्शन आपका डेल्टा जी एस मिक्सिंग है, उसी के बीच में आपका क्या बनने वाला है, ग्राफ बनने वाला है। तो आपको पता है कि जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग होता है वो अमाउंट का यानी कि मोल फ्रैक्शन का क्या है, फंक्शन है। तो आप ग्राफ यहाँ पर बनाने वाले हो डेल्टा एस मिक्सिंग और मोल फ्रैक्शन का, डेल्टा जे मिक्सिंग और मोल फ्रैक्शन का। जो ग्राफ आपको याद करना है वो याद करना है बेसिकली बाइनरी मिक्सचर के लिए। एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट से पता है कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए गैस इज मैक्सिमम व्हेन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या 1/2। अगर आपके पास कोई बाइनरी मिक्सचर है, ए गैस है आपके पास कोई बी गैस है, तो जब आपका मोल फ्रैक्शन XA इक्वल टू XB होगा इक्वल टू क्या 1/2 के बराबर होगा, तभी आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करते हैं, अपनी एक्सिस को देखते हैं कौन सी एक्सिस क्या बता रही है, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू के टाइम पे अपने पॉइंट को वहां पर मार्क कर देते हैं। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा जिस तरीके का ग्राफ आप लोग पढ़ते आते हो। एजियोट्रॉप के अंदर आप इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, क्लास 12 के अंदर भी आपने इस तरीके के ग्राफ को बनाया है। तो आपके ग्राफ के अंदर ये एक्सिस क्या दिखा रही है आपको, ये आपको बता रही है डेल्टा एस मिक्सिंग। उसके बाद मैंने नीचे एक्सिस ली हुई है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ए अमाउंट, यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, बी अमाउंट। तो जो मैंने ऊपर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है किसके लिए, ए के लिए। जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने किसके लिए लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है बी के लिए। ऊपर आपके पास जो है वो ए का मोल फ्रैक्शन है, नीचे आपके पास क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन है। अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर मोल फ्रैक्शन को पढ़ना चाहो तो किस तरीके से आप उसे पढ़ते हो, मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए कि आपसे बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपके मिक्सचर के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर आपके मिक्सचर के अंदर कितना अमाउंट ए का है और कितना अमाउंट बी का है। तो आप उसे कैसे पढ़ोगे, आप यहाँ पर देखिए कि आपका ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पर आपका ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.3 है। यहाँ पर आपका बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.7 है। वो होना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर आपके अगर दो गैसेस हैं तो उन दोनों गैसेस के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए, आपके पास 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ए आपके पास 0.3 है तो बी ऑटोमेटिकली कितना होना चाहिए, 0.7 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग चेक करते हो कि किस पॉइंट के ऊपर आपके मिक्सचर के अंदर कितना अमाउंट ए का प्रेजेंट है और कितना अमाउंट बी का प्रेजेंट है। अब आपको ये भी पता है कि आपका डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम तब होगा जब आपका मोल फ्रैक्शन ए का और बी का क्या होगा, सेम होगा, यानी कितना होगा, बराबर, यानी कि 0.5 के बराबर होगा, यानी कि कितना 1/2 के बराबर होगा। तो एक मैक्सिमम पॉइंट को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अब अगर ये आपका मैक्सिमम है तो जब भी मोल फ्रैक्शन 0.5 से ज़्यादा होगा तब भी वो डिक्रीज होगा, अगर वो आपका 0.5 से कम होगा तब भी वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि आप ये बात प्रूव कर चुके हो कि आपका जब मोल फ्रैक्शन 1/2 के बराबर है तब वो आपकी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो अगर ये आप वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू है तो जब आप 1/2 उसके इधर जाओगे तब भी डिक्रीज होना चाहिए, जब 1/2 के इधर जाओगे तब भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज कैसे होगा, ln के थ्रू, यानी कि नेचुरल लॉग के थ्रू। उसका ग्राफ कैसा बनता है आपके पास, देखिए अगर आपका ln का ग्राफ है तो इंक्रीजिंग ग्राफ आपका जो ln का है वो इस तरीके से बनता है। इसे आप कैसे बोलते हो, इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ लॉग का जो ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ, वो एक्सपोनेंशियल आपको वहाँ पर गवर्न करता है। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ये कैसा होता है, आपके पास होता है इंक्रीजिंग। अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसे आप बोलते हो इंक्रीजिंग ग्राफ। उसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग ग्राफ की बात करूं तो एलन का डिक्रीजिंग ग्राफ किस तरीके से बनता है आपके पास, वो आपका बनता है इस तरीके से। एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है यहाँ पर, वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। ये पता कैसे होता है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए आप कोई पॉइंट लेकर चल रहे हो, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है, यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए आप टी और पी के बीच में कोई ग्राफ बना रहे हो, आपके पास कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये रहा आपका T1 और ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका P1। तो जैसे जैसे आपने वैल्यू को बढ़ाया, आपने वैल्यू को आगे ले गए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, T2 हो गया। अब T2 देखिए आप, T2 आपका T1 से क्या है, बड़ा है। T2 आपका क्या है, बड़ा है। तो T2 के बढ़ने में आपका जो प्रेशर है ये आपका P2 होगा। तो P2 भी क्या हो गया, P2 P1 से बड़ा है। तो एक एक्सिस बढ़ी है, दूसरा भी क्या कर रही है, बढ़ी है। इस टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलते हो, इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हो, जहाँ पर एक वेरिएबल के बढ़ने के बाद दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा हो। डिक्रीजिंग ग्राफ आपके पास ये रहा। मान लीजिए आपका P और T के बीच में एक ग्राफ है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये आपका हो गया P1, ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास T1 आपका ये ग्राफ हो जाएगा। मान लीजिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज आपने कहाँ कर दिया, T2 के ऊपर चलेगा। तो T2 के और आपको P प्रेशर निकालना, तो कैसे निकालोगे आप, इस पॉइंट से, इस ग्राफ के इस पॉइंट से क्या निकलने वाले हो, प्रेशर को देखने वाले हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका P1 है वो P2 से क्या है, बड़ा है। आपने टेम्परेचर को तो इंक्रीज किया है लेकिन आपका प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। एक वेरिएबल को इंक्रीज करने के बाद दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर गया। इस टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलते हो, डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हो। लॉगरिथम के ग्राफ अक्सर कौन देता है आपको, जनरली आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके पास जैसे होते हैं उसी
तरीके के आपके पास कैसे होते हैं, लोग के ग्राफ भी होते हैं। ये आपके पास होता है इंक्रीजिंग ग्राफ और ये आपके पास होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। अब आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर तो आपकी वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके इधर भी गिरेगा और इसके इधर भी डिक्रीज हो, क्योंकि ये आपके पास कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू है। डिक्रीज कैसे होगा, ln के थ्रू होगा। तो आपने ग्राफ कैसे कर दिया, ये आपके पास डिक्रीजिंग ग्राफ, इस तरीके से आपने ग्राफ को दिखा दिया। यह कैसा ग्राफ आपके पास, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये आपके पास कैसा ग्राफ है, आपके पास ये डिक्रीजिंग ग्राफ आपके पास है, ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये आपकी जो वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है डेल्टा एस मिक्सिंग की, जब आपके पास मोल फ्रैक्शन दोनों केसेस का क्या है, सेम है और किसके बराबर है, 1/2 यानी कि 0.5 के बराबर है। तो इसकी शेप कैसी रही, शेप आपके पास आ गई रिवर्स बाउल के जैसी। कटोरी आपके पास सीधी को जिस टाइप की होती है, ये थोड़ी सी उल्टी आई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाउल शेप बोलते हैं। तो इस तरीके का आपको ग्राफ होता है, आपको पता होना चाहिए आपकी शेप कैसी है, ग्राफ कैसा बना है, कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग है, अगर आप आइडियल गैसेज की आइडियल मिक्सिंग कर रहे हो, तो डेल्टा एस मिक्सिंग का और एक्स आई के बीच में जो ग्राफ बनता है उसकी शेप कैसी होती है, आपके पास ऑप्शन दे देगा, बाउल शेप, रिवर्स बाउल शेप, हाफ बाउल शेप। तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कौन सी आपकी वहाँ पर शेप बन रही है। तो आपके पास शेप बनेगी रिवर्स बाउल शेप डेल्टा एस मिक्सिंग और एक्स आई के केस के अंदर। अब बात करते हैं कि आपका डेल्टा जी मिक्सिंग और एक्स आई का ग्राफ किस तरीके का बनेगा। तो आपको ये पता है कि डेल्टा जी मिक्सिंग फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ गैस इज मिनिमम ओनली व्हेन x1 = x2 = 1/2। जिस पॉइंट के ऊपर आपका डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम था, सेम उसी पॉइंट के ऊपर आपका डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। तो ग्राफ की मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक्सिस को प्लॉट किया, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, ये आपको डेल्टा जी मिक्सिंग दिखा रहा है। आपको पता है कि जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, XA = XB है, कितना है ये, 1/2 के बराबर यानी कि 0.5 के बराबर है। आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपका डेल्टा जी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो जब इस पॉइंट के इधर मूव करोगे तब भी इंक्रीज होना चाहिए, जब इस पॉइंट के इधर मूव करोगे तब भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो आपकी वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो अगर वो मिनिमम वैल्यू तो उससे कम तो वो जाएगा नहीं, तो इसका इधर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसके इधर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज कैसे करेगा, उसके लिए हम जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला आपके पास ये रहा, डेल्टा जी मिक्सिंग आपके पास होता है nRT समेशन ऑफ XI ln XI। तो XI का डेल्टा जी मिक्सिंग के साथ जो वेरिएशन है वो ln को डिसाइड कर रहा है, और ln के ग्राफ आपके पास बनते हैं कैसे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेंगे। इंक्रीजिंग का इस तरीके से बनता है, डिक्रीजिंग का इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर कैसा यूज़ करने वाले हम लोग, इंक्रीजिंग यूज़ करने वाले, क्योंकि इसका इधर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसके इधर भी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके से है, या आपने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप आपके पास निकल कर आ गई बाउल शेप। डेल्टा एस मिक्सिंग और एक्स आई का ग्राफ था रिवर्स बाउल, डेल्टा जी मिक्सिंग और एक्स आई का ग्राफ कैसा था आपके पास, बाउल शेप। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके के ग्राफ आपके बनते हैं। तो एंट्रोपी के अंदर आपके पास कुल इतना ही था। आपको पहले चारों प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी जैसा फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हर पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन एक ही आएगा, या तो वो एंट्रोपी चेंज वाले पार्ट से आएगा, एंट्रोपी चेंज वाले पार्ट से अगर आया तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो आपको सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर से भी आ सकता है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया टोलिन और बेंजीन का, क्वेश्चन वो भी आ सकता है दोबारा। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ भी अगर आप छोड़ के जाओगे तो चांसेस हैं कि वो पेपर के अंदर आ जाएगा, और फिर आप बोलोगे बाहर निकलते, एग्जाम के बाहर निकल के, काश मैं वो चीज़ और पढ़ लेता। तो वो अक्सर बच्चे बोलते हैं, बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पढ़कर आ जाते हैं। आप सारी चीज़ कर के जाओ ताकि आप बाहर आकर ये चीज़ें ना बोलो। अब हम पढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लैपेरन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपको पूरी थर्मोडायनामिक्स की बात बताऊं तो जब से हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू किया है तब से लेके अब तक के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते हैं। जो हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, ऐसा हो सकता है कि जो हमने उससे पहले पढ़ा है उन सब में से क्वेश्चन मिलाकर एक बन के आ रहा है, जहाँ पर आपसे वो कंप्लीट डेरिवेटिव का भी यूज़ कर रहा हो, पार्शियल डेरिवेटिव का भी यूज़ कर रहा हो, अल्फा बीटा गामा का भी यूज़ कर रहा हो, वर्क डन निकालने के लिए आपको सीवी चाहिए, सीवी के लिए आपको अल्फा वैल्यू चाहिए, तो वो सब चीज़ों कहाँ पे आपको यूज़ कर रहा हो। तो हो सकता है कि उन सभी की यूज़ करके आपसे वो एक क्वेश्चन दे, लेकिन जो बाद की टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल टॉपिक है, कार्नोट इंजन इंडिविजुअल टॉपिक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर उसी के अंदर ही आएंगे, वो होते हैं इंडिविजुअल टॉपिक। आपको इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भी आपको बेसिक्स जो है थर्मोडायनामिक्स का वो आपको पता होना चाहिए। तो जब से हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू किया है उसके बाद के सारे टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। और ये टॉपिक आपको तब समझ आएंगे जब आपको उससे पहले का पार्ट यानी कि बेसिक्स वो आपके स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेसिकली आपको सारा पढ़ना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है।
तो क्लैपेरॉन इक्वेशन आखिर है क्या, कब ये यूज़फुल है, क्या करती है, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। आपको ये पता है कि जो आपका लिक्विड है वो फ्रीज़ किस टेम्परेचर के ऊपर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज़ होता है। पानी आपका बर्फ़ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तब बर्फ़ बनेगा जब आपका प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो। मान लीजिए कि आप लोग दिल्ली के अंदर बैठे हुए हो, दिल्ली के अंदर आपके पास फ्रिज है, आप लोगों को पानी का क्या करना है, आपको बर्फ़ बनानी है, तो आप फ्रिज के अंदर रखोगे, आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका पानी बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग शिमला के अंदर बैठे हुए, फिर लद्दाख के अंदर बैठे हुए, जहाँ पे जनरली आपका थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होता है, हिल एरियाज़ होते हैं, उस एरियाज़ के अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता, थोड़ा प्रेशर आपका वहाँ पर लो होता है, 0.8 एटमॉस्फेयर हो सकता है, 0.9 एटमॉस्फेयर होता है। थोड़ा प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर थोड़ा सा लो होता है। तो जहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो, यानी कि हिल स्टेशन हो, यानी कि पहाड़ी एरिया हो, वहाँ पर क्या आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होगा, नहीं होगा। वहाँ पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज नहीं होगा। वो कितने पे होगा वो बात की बात है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो फ्रीज नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका शिमला के अंदर भी आपका पानी क्या हो, फ्रीज हो जाए, तो किस टेम्परेचर के ऊपर होगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो वो आपकी हेल्प करती है क्लैपेरॉन इक्वेशन। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपका पानी घर बैठे बैठे दिल्ली के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज ना हो, वो किसके ऊपर फ्रीज हो, वो आपका -10 डिग्री के ऊपर फ्रीज हो जाए। तो वो -10 डिग्री पे फ्रीज होगा, तो आपको प्रेशर कंडीशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। कितना चेंज करना होगा वो आपको कौन बताएगा, क्लैपेरॉन इक्वेशन वो आपको बताएगी। मान लीजिए आपको पानी को बॉईल करते हो, आपको पता है कि जब आप लिक्विड को बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर होता है और 1 एटमॉस्फेयर आपके पास क्या होता है, प्रेशर होता है। इसका जिक्र हमने बहुत किया जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा था कि फेज आपका चेंज होगा, टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो आपका पानी वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब आपके पास प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर आपके पास प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पानी 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो आपको प्रेशर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करना पड़ेगा वो आपको बताएगी क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो बेसिकली क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है कि आपने यहाँ पर देखा कि क्या टेम्परेचर में आपने कुछ चेंज किया तो प्रेशर के अंदर कितना चेंज होगा, टेम्परेचर में कुछ चेंज किया तो प्रेशर के अंदर कितना चेंज होगा, या फिर प्रेशर के अंदर कुछ चेंज हो तो टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज होगा। ये बेसिकली क्या है, आपके पास क्लैपेरॉन इक्वेशन है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन की, मैंने अभी तक क्लोज़ेस्ट क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात नहीं की है, वो बाद की बात है। अभी हम सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रेशर के चेंज करने के ऊपर टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया, प्रेशर को चेंज करने के ऊपर टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया, एंड और मैंने और दोनों लगाया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के चेंज के साथ टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, या फिर टेम्परेचर के चेंज के साथ प्रेशर कितना चेंज हुआ, ये स्टडी करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। एंड दिस फॉर ए रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन वो स्टडीड बाय क्लैपेरॉन इक्वेशन। याद रखिए जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी कि आपका फेज चेंज हो रहा है और आप हीट कैसे दे रहे हो, रिवर्सिबली आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं उन्हीं के लिए आपकी इक्वेशन वैलिड होती है। अभी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि जो आपके मेल्टिंग होते हैं, बॉइलिंग है, जो आपका सब्लिमेशन है, ये सब क्या है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको हम बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझो कि क्लैपेरॉन इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए वैलिड है, और आपके मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन किस केस के अंदर आते हैं, आपके फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर ही आपके ये निकल कर आते हैं। तो अभी आप क्या कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू क्लैपेरॉन, आप देखते हैं क्लैपेरॉन ने कैसे इसको बताया। तो अकॉर्डिंग टू क्लैपेरॉन फॉर द फेज ट्रांजिशन, जब आपका ए सॉलिड से ए लिक्विड में जा रहा है, यानी कि कौन सा केस है आपके पास, मेल्टिंग का आपका केस है, और आपको पता है कि मेल्टिंग के लिए आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, वैलिड है। मान लीजिए कि आपका कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, टी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो रहा है, प्रेशर उस टाइम पे क्या है, P है। इफ प्रेशर इज चेंज बाय dP एंड कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर इज dP। आपने प्रेशर को P के साथ, P आपका हमारा इनिशियल प्रेशर था, आपने उसमें dP चेंज कर दिया, तो आपके टेम्परेचर में उससे कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। मान लीजिए वो चेंज कितना है, dt है। देन dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा V। ये किसने बताया आपको, ये आपको बताया क्लैपेरॉन ने। ये आपको किसने बताया, ये आपको बताया क्लैपेरॉन ने। तो क्लैपेरॉन ने आपको बताया कि जो आपका dP बाई dt है वो क्या है, डेल्टा S बाई डेल्टा V के बराबर है। अब इसको याद कैसे करोगे, कल को तो आप भूल जाओगे कि क्या डेल्टा S क्या डेल्टा V किसके बराबर था, वो तो आपको याद नहीं रहेगा। तो याद आपने किया हुआ है,
याद आपने कब किया था? जब हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर का। ये आपके पास क्या है? P वेरिएबल है, T क्या है? वेरिएबल है, S क्या है? वेरिएबल है, V क्या है? वेरिएबल है। और आपको मैंने यहाँ बताया था कि आपके पास क्लोज सिस्टम के अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर सिर्फ 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं, P, V, S, T। और इन चारों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशंस है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के अंदर पढ़ते हैं। मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर क्या था आपके पास? सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, और बीच में आपके क्या थे? 2 एरो थे। तो आपको क्या चाहिए? P/T चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको P/T चाहिए। तो P/T किस बराबर होता है आपके पास? S/V के बराबर होता है। तो इक्वेशन तो आपको याद है, बस आप अभी से पढ़ रहे हो। इक्वेशन क्या है वो आपको याद है? डेल्टा P/T, डेल्टा P/T आपको क्या होता है? डेल्टा S/V होता है। जब आप ध्यान दीजिए, आप नोट्स को देखिए, जब हम लोग मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ लिखवा रखी है। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो आपका ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही वैलिड है। और रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर आपको पता है कि जो आपका डेल्टा S होता है वो आपका डेल्टा H/T के बराबर होता है। मान लीजिए आपका H2O लिक्विड से वेपर में जा रहा है, उसने कितनी हीट ली आपसे? उसने यहाँ पर हीट लिया आपसे डेल्टा H वेपराइजेशन के बराबर। आपको पता है कि इस केस में जो आपके एंट्रोपी चेंज होती है कैसे निकालते हो आप? dQ/T के बराबर, यानी कि कौन सा लॉ लगाते हो? सेकंड लॉ आप लगाते हो। तो dQ क्या है? यहाँ पर डेल्टा H वेपराइजेशन है, डिवाइडेड बाय क्या है? T है, जिस टेम्परेचर पे आप हीट दे रहे हो। तो डेल्टा S भी आपको पता है कितना होता है? डेल्टा H/T होता है। इस डेल्टा S की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपका dP/dt क्या हो गया? डेल्टा H अपॉन में T डेल्टा V आपका निकल कर आ गया। ये आपका dP/dt निकल कर आ गया। अब dP/dt आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, जितने भी आप लोग फेज डायग्राम पढ़ते हो, चाहे आप लोग वाटर का पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपके पास जो ग्राफ बनता है वो किसका बनता है? P और T का बनता है। और dP/dt क्या हो गया? फिर dP/dt उस ग्राफ का क्या हो गया? स्लोप हो गया। अब स्लोप की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ये आपको पता ही है। जो आपके पास फेज ट्रांजिशन डायग्राम होते हैं वो लगभग स्ट्रेट लाइन के होते हैं। वहाँ पर सारा खेल किसका है? स्लोप का है। हम लोग फेज डायग्राम बनाने वाले हैं, इसकी हेल्प से कैसे बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी देखिए हम लोग कैसे यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? फेज डायग्राम के ऊपर पहुँचते हैं। dP/dt एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया है, क्योंकि dP/dt स्लोप है P और T ग्राफ का। और P और T ग्राफ हम कहाँ बनाते हैं? फेज डायग्राम के अंदर हम लोग P और T का ग्राफ बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, क्या आपका dP/dt है, कब आपका dP/dt पॉजिटिव होगा, कब आपका dP/dt नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेज डायग्राम को समझने के लिए। आप कह रहे थे कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए पॉसिबल है, तो आपने कहा था कि मेल्टिंग आपका उस किसके अंदर आता है? फर्स्ट ऑर्डर में आता है। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड को लिक्विड यानी मेल्ट करने के लिए आप सिस्टम को क्या देते हो? हीट देते हो। dP/dt ये आपका dP/dt आएगा। dP/dt ये आपका क्या हो गया? इक्वल टू डेल्टा S/डेल्टा V हो गया। इक्वल टू क्या? डेल्टा H मेल्टिंग जितनी आपने हीट दी अपॉन में T आए, T इंटू में डेल्टा V। मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख दिया है। इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा HMT इंटू में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मान लीजिए कि आप डेल्टा H जो, अब इसको बाद में बात करते हैं। अब जैसे आपने मेल्टिंग किया वैसे आप लोग फ्रीजिंग की बात भी कर सकते हो। फ्रीजिंग के अंदर आपका डेल्टा P/T dP/dt आएगा। यहाँ पर dP/dt क्या हो जाएगा? डेल्टा S/डेल्टा V इक्वल टू क्या? डेल्टा H अपॉन में T डेल्टा V। डेल्टा H आपके पास ऐसे एज इट इज लिख दिया आपने। T नीचे क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है? सॉलिड है। कन्वर्जन कहाँ हो रहा है आपका? लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम किसका होगा? सॉलिड का होगा। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर देख सकते हो आप। डिफरेंस आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस लिक्विड। अब आप मेल्टिंग केस के अंदर आप एक चीज़ को देखिए कि आप मेल्टिंग केस के अंदर सिस्टम को क्या करते हो? हीट को देते हो। सिस्टम के अंदर हीट क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो। देखिए जो आप फेज डायग्राम बनाते हो उसके अंदर जो आपका सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है उसके लिए सिर्फ आप एक लाइन को खींचते हो। अब इस केस के अंदर क्या है? आपका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या है आपका? पॉजिटिव होता है। ये आपका प्रेशर होता है, ये आपका टेम्परेचर होता है, यहाँ आपका सॉलिड होता है, यहाँ आपका क्या होगा? वेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास क्या होगा? ये आपके पास लिक्विड होगा। और सॉलिड से लिक्विड के अंदर बीच में आप क्या करते हो? सिर्फ एक ही लाइन को खींचते हो। तो या तो ये आपके पास स्लोप होगा या आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन स्लोप एक ही टाइप का होना चाहिए। जब आप मेल्टिंग का केस पढ़ रहे हो, यहाँ पर जब आप मेल्टिंग का केस पढ़ रहे हो तो मेल्टिंग केस के अंदर आपने डेल्टा HM लिया, T अपॉन में VL माइनस का VS लिया। डेल्टा HM क्या है इस केस के अंदर? आप सॉलिड जब लिक्विड के अंदर करोगे तो आप सिस्टम को हीट दोगे, तो आपको यहाँ पर x के लिए लेना पड़ेगा, पॉजिटिव x आपको लेना पड़ेगा। तो ये अगर आपने पॉजिटिव x लिया तो VL माइनस VL, लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है।
हमेशा ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार कम भी होता है, उसकी बात करने वाले हैं आज। लेकिन मान लीजिए आपका क्या है, ज़्यादा होता है कम होता है, उस हिसाब से हम क्या डिसाइड करते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इस केस में हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, हीट निकालते हैं। तो यहाँ पर जब फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा, यहाँ पे क्या पुट करूँगा, माइनस का एक्स पुट करूँगा, यहाँ पर क्या पुट करूँगा, प्लस का एक्स पुट करूँगा। तो इस तरीके से मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। मेल्टिंग का केस में ऐसे लिखते हैं, फ्रीजिंग केस के अंदर ऐसे लिखते हैं। बात करते हैं जो बाकी केसेस हैं, वेपरेशन में क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी इक्वल टू क्या, डेल्टा एच वेपरेशन टी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैंने क्या लिख दिया, वी वेपर माइनस का वी लिक्विड। वेपर आपका बन रहा है, लिक्विड आपका नहीं चाहिए था, तो वी वेपर माइनस का वी लिक्विड मैंने लिख दिया। सब्लिमेशन की भी बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप सब्लिमेशन के अंदर भी लिख सकते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन टी डेल्टा वी इक्वल टू क्या, डेल्टा एच सब्लिमेशन टी इंटू में वी ऑफ वेपर माइनस का वी ऑफ सॉलिड। इस केस में आप हीट दोगे, इस केस के अंदर भी आप हीट दोगे। इसका मैं उल्टा कर दूं, कंडेंसेशन कर दूं, क्या वेपर से लिक्विड में बनेगा। इस केस में आप सिस्टम से हीट बाहर निकालोगे। तो आप हर एक केस के लिए चीज़ें लिख सकते हो, कैसे आप लोग डी पी बाई डी को लिखते हो। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर नोट के तरीके से लिखी हुई है। वापस से हम उसी बात को दोबारा से करेंगे। बात क्या लिखी हुई मैंने यहाँ पर, बाद में लिखी हुई है, क्लैपेरन इक्वेशन ऑल्सो डिटरमाइन द स्लोप ऑफ पी वर्सेज टी डायग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो केमिस्ट्री के अंदर। और उसका स्लोप आपको कौन बता रहा है, क्लैपेरन आपको उसका स्लोप बता रहा है डी पी बाई डी टी। आपने डी पी बाई डी टी को फॉर्मूले के अंदर लिख दिया डेल्टा एच अपॉन में टी इंटू में वी ऑफ, या तो सॉलिड होगा लिक्विड होगा गैस होगा माइनस का, या फिर सॉलिड होगा लिक्विड होगा गैस होगा। तो वी सॉलिड माइनस वी लिक्विड आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, डेल्टा एच आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप डायरेक्टली बता पाओगे कि आपका डी पी बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अगर आपको वो पता चलेगा कि उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप फेज डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर दोगे। तो चलिए फेज डायग्राम तक अब हम पहुंचते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, क्लैपेरन इक्वेशन का। पहला एप्लीकेशन तो आप लोग ये पढ़ ही चुके हो, ये आपका क्या है, ये आपका मेन एप्लीकेशन है। ये क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्लैपेरन की। क्या है, ये आपको स्लोप दे रहा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस और हैं, जैसे कि क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर का इफेक्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कब कर, जब लिक्विड से कहाँ जाओगे, वेपर में जाओगे। तो आपने लिक्विड से वेपर यहाँ पर लिख दिया, राइट। आप मान लीजिए आप लिक्विड से कहाँ जा रहे हो, वेपर के अंदर जा रहे हो। इस केस के अंदर डी पी बाई डी टी कैसे लिखोगे आप लोग, आपका डी पी बाई डी पी लिख दिया डेल्टा एच अपॉन में टी इंटू में वी ऑफ वेपर माइनस का वी ऑफ लिक्विड। ये तरीके से आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि जब आप लिक्विड से अपना, तो आप सिस्टम को क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो। तो डेल्टा एच क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि वेपर का वॉल्यूम लिक्विड से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। पानी का भाप बनाओगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। गैस का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। गैस का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। तो आपका जो वी ऑफ वेपर है वो क्या है, ज़्यादा वी ऑफ लिक्विड से। तो वी वेपर माइनस वी लिक्विड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डी पी बाई डी टी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव हो गया। डी पी बाई डी टी के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका डी पी क्या, पॉजिटिव, आपका डीपी क्या, पॉजिटिव। अगर आपका ये पॉजिटिव हो गया और आपको पता है कि आपका पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसके नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। डीटी के पॉजिटिव का मतलब क्या कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। शुरू हम कहाँ से हुए थे, प्रेशर के इंक्रीज करने से, पहुँच हम कहाँ गए, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। इसका मतलब क्या कि प्रेशर के इंक्रीज करने पे आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर को डिक्रीज करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको आप वो वहाँ भी पढ़ते हो जहाँ पर आप बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका प्रेशर वहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब आप क्या पढ़ते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, आप किसी सोल्यूट को सिस्टम के अंदर ऐड करते हो। सोल्यूट को ऐड करने के बाद सोल्यूट आपके मान लो कि सॉल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट को ऐड किया, पहले सिर्फ सॉल्वेंट है, आपने उसमें सोल्यूट को ऐड किया। सोल्यूट को ऐड करने से पहले सिर्फ सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होंगे बीकर के अंदर, आपने उसके अंदर सोल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, सोल्यूट इंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, और सोल्यूट इंट्रैक्शन तो पहले से ही थे ही। तो इंट्रैक्शंस के बढ़ने के ऊपर आपका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर के इंक्रीज होने के ऊपर आपका बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा। ये आपने अभी पढ़ा है क्लैपेरन इक्वेशन के अंदर। तभी आप लोग पढ़ते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या कि आपका
जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आप सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हो, ऐड करते हो। और ये चीज़ तो आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने ये बात कहीं ना कहीं सुनी भी होगी कि हिली एरियाज़ के ऊपर, शिमला के अंदर, लद्दाख के अंदर दाल का पकना बहुत मुश्किल होता है। दाल को पकाने में क्या लगता है, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि जनरली दाल कहाँ पकाते हैं हम लोग, प्रेशर कुकर के अंदर। अब प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, प्रेशर कुकर के अंदर आप लोग दाल को डालते हो, दाल के अंदर फिर क्या डालते हो, पानी को डालते हो, फिर ढक्कन को लगा देते हो ऊपर, फिर क्या करते हो, उसको गैस के ऊपर रखते हो, फिर आप उस गैस को ऑन करोगे, अंदर का जो पानी होता है वो पानी बॉयल करेगा, बॉयल कर वो लिक्विड कहाँ जाएगा, वेपर के अंदर जाएगा। उस वेपर से आपकी दाल क्या करती है, पकती है। जैसे ही वेपर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी सीटी निकलती है कुकर की और गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली जो आपकी दाल पक रही है वो दाल पक रही है, जब आपका लिक्विड कहाँ जा रहा है, वेपर के अंदर जा रहा है। अब वो लिक्विड वेपर में कैसे जाएगा, जब आप नीचे से गैस को ऑन करोगे तो वो लिक्विड से वेपर में जाएगा। अब आपको पता है कि हिली एरियाज़ के ऊपर प्रेशर क्या है, थोड़ा सा लो रहता है, 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ पे, थोड़ा सा क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अब वहाँ पे प्रेशर अगर कम है तो आपको क्लैरपेट इक्वेशन से ये पता है कि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी वहाँ पर कम हो गया तो जैसे ही आप लोग गैस स्टोव को ऑन करोगे, पानी जो है वो कम टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करने लग जाता है। अगर पानी आपका कम टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करने लग गया तो वो जल्दी लिक्विड से वेपर बन जाएगा और जल्दी उस कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जो गैस का वॉल्यूम है वो फिल हो जाएगा और आपकी जल्दी सीटी निकल जाएगी। तो पानी जल्दी गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकल लिया तो आपकी दाल पकेगी कैसे। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हिली एरियाज के अंदर दाल का पकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिर्फ दाल का नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर आप जो कुछ बनाते हैं उसका पकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अभी आपने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है आपका, जब आप कन्वर्जन कहाँ कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कर रहे हो। dp/dt क्या हो जाएगा, डेल्टा एच टी अपॉन में वी लिक्विड माइनस वी एस। अब आप यहाँ पर भी सिस्टम को क्या करोगे, हीट दोगे तभी आपकी मेल्टिंग होती है। तो डेल्टा एच तो आपका पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर आपका पॉजिटिव होता ही है। लेकिन वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड आपका पॉजिटिव हो भी सकता है और पॉजिटिव नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, सब्सटेंस पिघलने के बाद, सब्सटेंस मेल्ट होने के बाद अपने वॉल्यूम को बढ़ा भी सकता है, वॉल्यूम को कम भी कर सकता है, वॉल्यूम को बढ़ा भी सकता है, वॉल्यूम को कम भी कर सकता है। यहाँ पर दो केसेस आएंगे निकल के हमारे पास। वॉल्यूम, लिक्विड मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है, आप हमेशा ऐसे बोलते हो ना कि आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, फिर उसके बाद लिक्विड का वॉल्यूम है, उसके बाद किसका होता है, सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है। ऐसा हर केस के अंदर वैलिड नहीं होता, इसको आप बोलते हो जनरल। ये जनरल चीज़ें हैं। अगर आप लोग बर्फ़ का एग्जांपल लो, अगर आप लोग आइस को मेल्ट कराओगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ये भी क्लास 11 की बात है, वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हो कि जब भी आप लोग आइस को मेल्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आपके पास कोई आइस है जिसका वॉल्यूम आप कह रहे हो कि 10 ml है, और अगर आपने क्या किया, कोई बीकर लिया, इसका वॉल्यूम कितना है, 30 ml है, और आपने इस आइस को इस बीकर के अंदर डाल दिया, तो आपको क्या लगता है कि जब आइस मेल्ट होगी तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, लेस देन 40 होगा। लेस देन क्या होगा, लेस देन 40 होगा, लेस देन 40 ml होगा। वो 40 ml नहीं होगा, क्योंकि 10 ml आइस पिघलकर कभी भी 10 ml पानी नहीं बनाती, वो 10 से थोड़ा थोड़ा कम बनाएगी। बर्फ़ हमेशा पिघलने के बाद, बर्फ़ हमेशा मेल्ट करने के बाद अपने वॉल्यूम को डिक्रीज़ करती है। इसका उल्टा क्या बोल सकते हो, पानी फ्रीज होने के बाद वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। लिक्विड फॉर्म के अंदर पानी कम वॉल्यूम लेता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर लिक्विड जो है, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो आइस है वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। आइस का वॉल्यूम लिक्विड से ज़्यादा होता है अगर आपके पास पानी सेम अमाउंट का हो, यानी कि सेम अमाउंट के पानी से आपने बर्फ़ बनाई हो। यानी कि अगर आपके पास कोई बीकर होगा, इसमें 30 ml पानी है, अगर आप इसकी बर्फ़ को बनाओगे तो बर्फ़ का जो वॉल्यूम है वो 30 ml से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बातें होती हैं। क्लास 11 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लास 11 में ही आपने पढ़ा था कि जो आपकी दाल है वो हिली एरियाज़ के ऊपर नहीं पकती। ये सब चीज़ें क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। हम बस उसको क्या कर रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो या तो आपका वॉल्यूम जो है वो मेल्टिंग के बाद डिक्रीज कर सकता है। एग्जांपल क्या है, वाटर उसका एग्जांपल है, बिस्मथ उसका एग्जांपल है, एंटीमनी उसका एग्जांपल है। इस केस के अंदर जो है वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है मेल्टिंग के बाद। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, तो ये टर्म क्या होगी, आपके पास नेगेटिव हो गई। ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ये आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या,
नेगेटिव। तो ये आपका dp/dt क्या निकल कर आ गया, नेगेटिव निकल कर आ गया। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आपका dp/dt क्या है, नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर मैं इसका वाइस वर्सा भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या, प्रेशर के इंक्रीज होने से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन से केस के अंदर, जब आपका वॉल्यूम मेल्टिंग के बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। पानी का एग्जांपल यहाँ पर याद रखिए, वाटर का एग्जांपल बहुत बेसिक है, उसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। सेकंड केस क्या बनेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन मेल्टिंग, यानी कि मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल से इसका बहुत एक सिंपल एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है और वैक्स। वैक्स यानी कि क्या, मोम की जो आप मोमबत्ती घर में यूज़ करते हो, उस मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, जब आप उसको जलाते हो मोमबत्ती, उसके बाद जो वैक्स का वैक्स जब वो पिघलती है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। पूरी अगर आप पूरी मोमबत्ती को आग लगा दोगे, जला दोगे उसे, तो जो उसका वॉल्यूम निकल कर आएगा वो पूरी मोमबत्ती से वॉल्यूम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वैक्स के केस के अंदर जो आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है मेल्ट होने के बाद। पानी के केस के अंदर यहाँ पर उल्टा केस है, पानी के अंदर वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद रखिए, बर्फ का वॉल्यूम पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉलिड है वो, लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम वहाँ पर लिक्विड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग का केस का एग्जांपल क्या होगा, CO2 हो गया, सल्फर हो गया, वैक्स हो गया। तो इस केस के अंदर जो आपका dp/dt है वो क्या है, डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V, डेल्टा H अपॉन T इंटू में VL माइनस VS। तो VL माइनस VS क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका VL क्या है, बड़ा है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू क्या, पॉजिटिव। सब कुछ क्या है, पॉजिटिव। अगर सब कुछ पॉजिटिव इसका मतलब क्या, dp पॉजिटिव, तो आपका T अगर P बढ़ेगा तो आपका T बढ़ेगा। P बढ़ा, T बढ़ा, P घटा, T घटा। P के इंक्रीज के होने के साथ साथ आपका T इंक्रीज होगा, P के डिक्रीज होने के साथ आपका T आपका डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या, प्रेशर के इंक्रीज होने से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। प्रेशर के डिक्रीज होने पे जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग याद रखिए कि आपका जो सेकंड केस बन रहा था यहाँ पर, इस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली आपका सीधा साधा साफ साफ है कि प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दाल का एग्जांपल यहाँ पर याद रखिए। उसके बाद जब आपने मेल्टिंग केस अंदर पढ़ा तो यहाँ पर आपके पास दो केस राइज हो सकते हैं। या तो आपका सब्सटेंस मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम को बढ़ा सकता है, या फिर आपका सब्सटेंस मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम को कम कर सकता है। कम करने के केस के अंदर आपने क्या याद रखा, आपने सिंपल याद रखा कि आपका बर्फ से पानी में कन्वर्जन, वॉल्यूम इंक्रीज के बाद आपने वहाँ पर याद रख लिया वैक्स का एग्जांपल। उनके एग्जांपल को याद रखिए, dp/dt को याद रखिए कि आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्या आपका नेगेटिव आ रहा है। मेन टारगेट क्या है हमारा, हम फेज डायग्राम बनाने वाले हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सब्लिमेशन टेम्परेचर। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से वेपर के अंदर, सॉलिड से वेपर के अंदर। तो सॉलिड से वेपर के अंदर गए, इसमें तो एक केस बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है सॉलिड से। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपके पंचुअल टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव। टी डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये सब क्या रहेगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, प्रेशर के इंक्रीज होने सब्लिमेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर के डिक्रीज होने सब्लिमेशन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये बहुत सिंपल सी बातें थी। जो आपका ये जो इफेक्ट था, ये आपका जो पहला इफेक्ट था सेम था। इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट और इफेक्ट ऑन सब्लिमेशन टेम्परेचर सेम है। इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगा। लेकिन इफेक्ट और मेल्टिंग पॉइंट में दो केसेस बन सकते हैं, जहाँ पर आपका वॉल्यूम मेल्ट होने पे इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम आपका मेल्ट होने पे डिक्रीज भी हो सकता है। अब बनाते हैं एक बेसिक सा डायग्राम, बेसिक फेज डायग्राम। मैं यहाँ पर ज़्यादा लेबल्स नहीं कर रहा हूँ, क्या आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होने वाला है, क्या आपका वो टेम्परेचर होने वाला है। मैं सिर्फ बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, कैसा फेज डायग्राम होता है। इसको हम बाद में भी बनाएंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अभी बस एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ। पहले मैंने केस लिया किसका, पानी का। तो आपको पता है, आपको सबसे पहले लगाना है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है आपके पास, कब आपका सॉलिड होगा, कब आपका वेपर होगा, कब आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। तो आपको ये बात तो पता है कि सॉलिड के अंदर जो होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास टाइटली पैक होते हैं। अगर वो टाइटली पैक है तो इसका मतलब क्या है कि वो उनके बीच में जो प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हाई प्रेशर रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, सॉलिड देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जो आपका बर्फ़ होता है वो कहाँ बनती है, बर्फ़ आपकी बनती है लो टेम्परेचर के ऊपर। तो इससे याद रख लो आप कि लो टेम्परेचर के ऊपर आपका क्या रहता है, सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म के अंदर रहना एग्जिस्ट करता है। क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और वो अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं रह पाएंगे। तो कम टेम्परेचर के ऊपर, ज़्यादा प्रेशर के ऊपर आपका सॉलिड होने वाला है। तो कम टेम्परेचर रीजन ये रहा, ज़्यादा प्रेशर रीजन ये रहा। तो ये आपका क्या रह गया, सॉलिड रह गया। वेपर का केस एकदम उल्टा है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कम प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया,
कम प्रेशर हो गया तो आपका क्या हो गया, वेपर हो गया। लिक्विड कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर प्रेशर भी ठीक ठाक हो और आपका टेम्परेचर भी क्या हो, ठीक ठाक हो, तो सॉलिड लिक्विड आप आराम से बना सकते हो। पानी के केस के अंदर ये वाला बेसिकली आपके पास किस चीज़ का डायग्राम है, ये आपके पास डायग्राम है सॉलिड से वेपर का कन्वर्जन, सॉलिड से वेपर का कन्वर्जन। आपको पता है सॉलिड से वेपर कन्वर्जन के अंदर जो आपका dp/dt था, जो आपका dp/dt था वो क्या था आपके पास, पॉजिटिव आया था। ये आपके पास कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। अगर ये पॉजिटिव है आपके पास स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्लोप का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या, ये आपके पास पॉजिटिव स्लोप होता है, ये आपके पास क्या नेगेटिव स्लोप होता है, ये आपके पास क्या नेगेटिव स्लोप होता है, ये आपके पास क्या पॉजिटिव स्लोप होता है, ये कैसा पॉजिटिव स्लोप होता है। अगर आपके पास ये थीटा 90 से कम है, ये थीटा आपका 90 से कम है और क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास कुल मिला के 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं, 1 क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1st क्वाड्रेंट यानी कि सिर्फ इस ग्राफ की, इस टाइप की। तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये आपके पास सिर्फ पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपका थीटा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका थीटा अगर आपका जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अगर ये आपका थीटा 90 डिग्री से कम है तो आपका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, आपका स्लोप पॉजिटिव होता है। जैसे ही आपका ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आपका स्लोप हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमेशा पॉजिटिव होगा जब आपका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। टेंजेंट थीटा 90 डिग्री के बाद क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। और स्लोप बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर टेन थीटा से ही डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, अगर आप लोग बायो साइड के हो, अगर आप लोग सोच रहे हो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स मैंने आपके सामने बोल दिया है, तो आप कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए। आप बस ये याद रखिए कि ये होता है पॉजिटिव स्लोप, ये कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो आपको पता है कि जब आप सॉलिड से कहाँ जा रहे हो, वेपर के अंदर जा रहे हो, तो आपका स्लोप कैसा होने वाला है, पॉजिटिव है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव स्लोप। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, पानी के केस के अंदर आप कह रहे थे कि जब आप लोग सॉलिड से लिक्विड के अंदर, यानी कि कहाँ है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कौन सा केस, मेल्टिंग का केस था। मेल्टिंग का केस पानी के वाले टाइम पे आप कह रहे थे कि जो आपका वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो ज़्यादा होता है वॉल्यूम के लिक्विड के साथ, इसीलिए जो आपका dp/dt, जो आपका dp/dt क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में टी इंटू में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आपके पास क्या निकल कर आता है, नेगेटिव निकल कर आता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपका dp/dt क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपका स्लोप इसका भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी बचा आपके पास अगला केस, ये कैसा केस है, वो ये आपका केस है वेपराइजेशन का। इसके अंदर स्लोप क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव स्लोप होगी। बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल आएगा। ये जो लाइन आपके पास थोड़ा पॉजिटिव स्लोप के साथ होगी। तो इस तरीके से आपका फेज डायग्राम बनता है। आपको याद रखना पड़ेगा पानी का कैसा फेज डायग्राम होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ CO2 का या फिर वैक्स का या फिर सल्फर का कैसा फेज डायग्राम बनेगा, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। नीचे वाला क्या है, सेम है। यहाँ पर आप किस में आ रहे हो, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से वेपर के अंदर, तो सब्लिमेशन में dp/dt पॉजिटिव, लिक्विड से वेपर के अंदर भी dp/dt पॉजिटिव। लेकिन इस वाले केस में जब आप लिक्विड से सॉलिड में जाओगे, यानी कि मेल्टिंग वाला केस है, इस केस के अंदर भी आपका dp/dt क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो आपका स्लोप कहाँ जाएगा, इस टाइप के अंदर ही जाएगा। बेसिकली जो आपके पास फेज डायग्राम है वो दो टाइप के आपके पास फेज डायग्राम होते हैं। कैसे कैसे होते हैं आपके पास, या तो वो इस शेप का होगा या फिर वो इस शेप का होगा। इस शेप का कब होगा, जब आपका dp/dt क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि मेल्टिंग के बाद आपका वॉल्यूम क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, जैसे कि पानी का केस, जैसे कि पानी का केस। ये कब होगा, जब आपके पास वैक्स के साथ केस होगा, वैक्स का होगा, CO2 का होगा, उस केसेस के आपके अंदर फेज डायग्राम क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो ये बहुत बेसिक डायग्राम मैंने बनाया है फेज डायग्राम का, इसको हम बाद में पढ़ने वाले थर्मोडायनामिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये बस मैंने आपको आइडिया दिया है कैसे आपका फेज डायग्राम बना हुआ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैपेरॉन, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्लैपेरॉन इक्वेशन के रिलेटेड हैं, जो आपके पास एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हम लोगों ने सिर्फ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग देखी, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस के केस क्या है, जो बहुत सिंपल सा आपका फॉर्मूला वहाँ पर बना था, वो आपके जो पहले के फॉर्मूले थे उन्हीं को ही आपको क्या करना था, यूज़ करना था। उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ी है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को लेके कि आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस के केस के अंदर तभी मैक्सिमम होती है जब आप जिन गैसों को मिक्स कर रहे हो उनका मोल फ्रैक्शन क्या हो, सबका इक्वल हो। एक ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ये सीधा ये देखने लगा था जहाँ पर हम लोगों ने बात कर रहे थे कि आपका फेज डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उनके आंसर आप प्लीज़
प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए कि आपके क्या आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। मुझे इनके आंसर्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर देखिए। अगर आपके पास कोई बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वरना नेक्स्ट क्लास के अंदर तो मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने आरजे एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छी, अगर आपको नहीं लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपको कोई दिक्कत है। आप लोग वहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपके सारे कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जल्दी से अपने कंसेप्ट्स को सीख जाइए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।